अगर आप बीटेक सेकेंड ईयर में हैं और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं क्वांटम के उसके बारे में डिस्कस करें। तो सेकंड यूनिट है हमारी मेटल कटिंग। तो इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्कस द कंडीशन ड्यू टू विच डिसकंटिन्यूस चिप प्रोड्यूस इन मेटल कटिंग। हमको बताना है कि डिसकंटिन्यूस चिप क्यों प्रोड्यूस होती है मेटल कटिंग पे। ठीक है, मेटल की जब हम कटिंग करते हैं, कोई भी मेटल को हम जब काटते हैं मशीन के द्वारा, तो डिसकंटिन्यूस चिप जो रिमूव होती है वो क्यों, कैसे प्रोड्यूस होती है, वो उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला क्या है कि लो रैक एंगल, अगर हमारा रैक एंगल कम होगा तब डिसकंटिन्यूस चिप प्रोड्यूस होगी, या फिर कटिंग स्पीड कम होगी तब डिसकंटिन्यूस चिप प्रोड्यूस होती है। ब्रिटल वर्क मटेरियल होगा तब भी डिसकंटिन्यूस चिप प्रोड्यूस होती है, और लार्ज अनकट थिकनेस, इसकी वजह से डिसकंटिन्यूस चिप प्रोड्यूस होती है। ठीक है, चिप क्या होता है, एक्सेस अमाउंट जो रिमूव करते हैं ना हम लोग, जो चिप निकलती है हमारे जब भी मेटल कटिंग करते हैं, तो जो भी छिलके बाहर निकल के आता है उसको बोलते हैं हम चिप। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग। हमको बताना है कि ऑर्थोगोनल और ऑब्लिक कटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, मेन डिफरेंस क्या है कि द कटिंग, ऑर्थोगोनल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, क्या है, द कटिंग एज ऑफ द टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल। जिस डायरेक्शन में टूल ट्रेवल कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है ये ऑर्थोगोनल कटिंग टूल में। जबकि ऑब्लिक में क्या होता है, द कटिंग एज इज इंक्लाइंड एट एन एंगल। जो कटिंग एज होता है एक एंगल पे इंक्लाइंड होता है, पहली बात तो ये है, विद द नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल। ठीक है, और सेकंड अगर पॉइंट के बारे में बात करें, ऑर्थोगोनल में क्या होता है, द कटिंग एज क्लियर द विड्थ ऑफ द वर्कपीस और एंटायर एंड। जबकि यहाँ पर क्या होता है, द कटिंग एज मे और मे नॉट बी क्लियर द विड्थ ऑफ द वर्कपीस, है ना। तो ये डिफरेंस है छोटा सा ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग में। और देखो ये एक वीडियो में पूछा भी गया है 2015-16 2 नंबर में। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, अभी ऑब्जेक्टिव आएंगे तो इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस चिप विद VUE। VUE का मतलब यहाँ पर क्या है, बिल्ट अप एज। ठीक है, तो ये हमको बताना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस चिप विद VUE। बिल्ट अप एज के द्वारा कंटिन्यूअस चिप मतलब जो भी है उससे क्या समझते हो आपको। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखो, कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एज यानी कि VUE कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस that are gradually deposited on the tool may form at the tip of the tool during cutting। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कह क्या दिया कि जो भी जो कंटिन्यूस चिप होती है बिल्डअप एज में, उसमें क्या होता है, कंसिस्ट द लेयर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। लेयर, एक में लेयर का मतलब क्या होता है, एक पहले एक है उसके ऊपर दूसरा है ना, इस तरह की लेयर बनी होती है। तो वो यहाँ पर इसने बताया। उसके बाद क्या बोला है, फ्रॉम द वर्क पीस that are gradually deposited on the tool may from the at the tip of the tool, टूल की टिप के ऊपर भी। ठीक है, ये यहाँ पर कहना चाह रहा है VUE से। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्कस द वेरिएबल्स अफेक्टिंग टूल लाइफ। हमको बताना है कि टूल लाइफ के कौन कौन से ऐसे वेरिएबल है जिसकी वजह से टूल लाइफ ख़राब होती है। मतलब टूल जो भी हमारे पास काट मतलब जिससे कटिंग वगैरह होती है, वो भी टूल भी होता है ना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, तो ये सब टूल है। तो इन टूल की जो टूल लाइफ कम होती है वो कौन कौन से वेरिएबल है जो अफेक्ट करते हैं इस पे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टूल लाइफ इज अफेक्टेड बाय स्पीड के द्वारा भी टूल लाइफ अफेक्टिव होती है। फीड रेट क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट की वजह से, रैक एंगल की वजह से, साइड कटिंग एज एंगल, नोज रेडियस, रिलीफ एंगल, फॉर्मेशन ऑफ बिल्डअप एज। ठीक है, बिल्डअप एज कैसे फॉर्मेट, देखो ये आपको आई थिंक समझ नहीं आया हो बिल्डअप एज क्या होता है और ये क्या कहते हैं। यहाँ पर टेंशन ना लो, आगे अभी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि बिल्डअप एज कौन सी लेयर किस तरीके से बिल्डअप एज बनता है। ठीक है, तब आपको ये समझ आएगा ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, कंटिन्यूअस चिप बिल्डअप एज कंसिस्ट द लेयर ऑफ मटेरियल ऑफ द वर्क पीस दैट आर ग्रेजुअली डिपोजिटेड ऑन द टूल मे फ्रॉम द टिप ऑफ द टूल ड्यूरिंग कटिंग। ठीक है, ये आपको आगे समझ आएगा। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अफेक्टेड टूल लाइफ कौन कौन से वेरिएबल है जिसकी वजह से टूल लाइफ अफेक्टिव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिस्क्राइब द कटिंग टूल टेम्परेचर। हमको बताना है कटिंग टूल टेम्परेचर को बताना है। ठीक है,
यहाँ पर क्या लिखा है, कटिंग टूल टेम्परेचर इज डिफाइंड एज अ टूल टेम्परेचर डेवलप्ड ड्यू टू द कटिंग ऑपरेशन। ऐसा टेम्परेचर होता है जब हम कटिंग कोई भी ऑपरेशन करते हैं उस दौरान जो भी टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं कटिंग टूल टेम्परेचर। यहाँ पर लिखा है साफ साफ, टूल टेम्परेचर डेवलप्ड ड्यू टू कटिंग ऑपरेशन। कोई भी हम कटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं उस दौरान जो टूल टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं टूल टेम्परेचर। क्योंकि तुमने देखा होगा जब कटिंग कर रहे हैं तो तुम्हारा टूल होता है वो गर्म भी हो जाता है ना, तो वो उस सबकी डिस्कस यहाँ पर वही चल रहा है ये सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द कार्बाइड कटिंग टूल मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन। ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कार्बाइड कटिंग टूल मटेरियल क्या होते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम कार्बाइड कटिंग टूल की तरफ देखें, ये कौन से मटेरियल होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस बाय पाउडर मेट्रोलॉजी। दोस्तों देखो ये जो कटिंग टूल और कार्बाइड कटिंग टूल मटेरियल होते हैं ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, पाउडर मेट्रोलॉजी प्रोसेस के द्वारा। अब पाउडर मेट्रोलॉजी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पाउडर मेट्रोलॉजी क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होते हैं जिसके द्वारा हम रबिंग एक्शन करते हैं और उससे टूल की कटिंग वगैरह होती है, ये बहुत कॉस्टली भी होते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है पाउडर मेट्रोलॉजी प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर वही लिखा है, दीज आर प्रोड्यूस बाय पाउडर मेट्रोलॉजी प्रोसेस ऑफ सीमेंटिंग द कार्बाइड पार्टिकल्स विद अ मैट्रिक्स ऑफ अदर मेटेलिक पाउडर। ठीक है, और अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो दीज आर यूज इन मशीनिंग आयरन, तो मशीनिंग आयरन में यूज होते हैं, नॉन फेरस मटेरियल। ठीक है, और क्या है, दीज आर आल्सो यूज फॉर मशीनिंग ऑफ स्टील। ये कहाँ के लिए यूज होते हैं, मशीनिंग ऑफ स्टील की मशीनिंग करते हैं तब भी यूज होते हैं एक कार्बाइड कटिंग टूल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो ये सबको क्वेश्चन आपको आता होगा अच्छी तरीके से कि बोरिंग क्या होती है, रीमिंग क्या होती है, ब्रोचिंग क्या होती है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है और मे भी पॉसिबल इस वाले एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। तो क्या होता है, तो बोरिंग इट इज द ऑपरेशन ऑफ एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग द कंप्लीट होल विद अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की वजह से हम कोई भी गड्ढा करते हैं ना तो उसको बोलते हैं बोरिंग। रीमिंग में क्या करते हैं हम लोग, इट इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग ऑल कोर्सेज स्ट्रेस ऑफ प्रीवियस मशीनिंग ऑपरेशन। जो भी हमने पहले बोरिंग की उसके बाद रीमिंग करते हैं, उसको पूरा एनलार्ज करते हैं ना, मल्टीपल कटिंग टूल के साफ वगैरह करते हैं क्योंकि जितना भी कुछ रह जाता है उसके बाद वो रीमिंग होती है आपकी। देखो नेक्स्ट हमें क्या है, ब्रोचिंग। ब्रोचिंग में क्या रखा है, इट इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल बाय अ टूल दैट हैज सक्सेसफुली हायर कटिंग एज एंड फिक्स पाथ। ब्रोचिंग उससे करते हैं, क्या बोलते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग मेटल बाय अ टूल। ये कौन सा मेथड होता है कि मेटल को रिमूव करता है एक टूल के द्वारा, डेट हैज सक्सेसफुली हायर कटिंग एज। और जो टूल होता है एक फिक्स पाथ पे हम घुमाते हैं और उसका कटिंग रेट कितना होता है, हायर होता है, हायर में बहुत ज़्यादा कटिंग रेट होता है, उसकी वजह से हम ब्रोचिंग करते हैं। तो यहाँ बोरिंग का कोई अलग सा दे रखा है कि एनलार्जिंग एंड फिनिशिंग द कंप्लीट होल, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। बोरिंग में हम एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की वजह से गड्ढा वगैरह करते हैं उसको बोलते हैं बोरिंग, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ऑपरेशन की वजह से। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है मे बी ये वाला इसका कुछ ये बोरिंग वगैरह आगे आ भी जाए, वो भी देखेंगे हम लोग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिलिंग एंड फेस मिलिंग। तो ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एंड मिलिंग क्या होती है और फेस मिलिंग क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो एंड मिलिंग की अगर हम बात करें तो नैरो स्लॉट्स होते हैं इसके अंदर, एंड मिलिंग के अंदर ग्रूव्स भी होते हैं और कीवे भी होते हैं, आर प्रोड्यूस यूजिंग एंड मिल कटर। जब हम एंड मिल कटर की मदद से हम क्या क्या बना सकते हैं कि नैरो स्लॉट्स बना सकते हैं हम लोग और ग्रूव्स बना सकते हैं और कीवे बना सकते हैं, ये सब एंड मिल कटर की मदद से बना सकते हैं हम एंड मिलिंग के अंदर। जबकि फेस मिलिंग की अगर हम बात करें तो फेस मिलिंग में क्या है, फेस फ्लैट सरफेस होता है, इज प्रोड्यूस एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ कटर। इसमें क्या हम प्रोड्यूस करते हैं, फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करते हैं राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ द कटर की। ठीक है, और यहाँ पर एंड मिलिंग की अगर हम बात करें तो क्या है, कटर डायमीटर इज लेस देन इट्स हाइट। इसका जो कटर डायमीटर होता है हाइट से कम होता है। जबकि यहाँ पर बात करें फेस मिलिंग में तो कटर डायमीटर इज लार्जर देन इट्स हाइट। कटर डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। कि हमको बताना है कि अप मिलिंग क्या होती है और डाउन मिलिंग क्या होती है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम अप मिलिंग की बात करें तो अप मिलिंग में यहाँ पर क्या दे रखा है, इन अप मिलिंग द डायरेक्शन ऑफ टूल एंड वर्क पीस आर अपोजिट टू ईच अदर। देखो गौर से सुनो, अप मिलिंग में क्या दे रखा है कि जो डायरेक्शन होती है टूल की और वर्क पीस की डायरेक्शन होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। जबकि डायरेक्शन और डाउन मिलिंग की अगर हम बात करें तो इनमें जो डायरेक्शन होती है एक दूसरे की, वर्क पीस और टूल के बीच में डायरेक्शन होती है सेम होती है।
और यहाँ पर जो कटिंग फोर्स होता है 0 एट द बिगिनिंग कट एंड मैक्सिमम एट द एंड। अप मिलिंग में जो कटिंग फोर्स जो होता है वो 0 होता है पहले स्टार्टिंग में, और जो लास्ट में जाते जाते कटिंग जो तुम्हारा फोर्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है अप मिलिंग के केस में। जबकि इसमें क्या होता है, द कटिंग फोर्स इज मैक्सिमम विद द कटिंग बिगिन। जब शुरुआत में क्या होता है, ज़्यादा होता है यहाँ पर कटिंग फोर्स, और लास्ट में जाते जाते कम हो जाता है। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस अच्छे तरीके से पता चल गया हो गया। अब मिलिंग में डिफरेंस मैंने क्या बताया कि वर्क पीस और टूल होता है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। जबकि डाउन मिलिंग में क्या होता है, वर्क पीस और टूल की डायरेक्शन सेम होती है। और जो अप मिलिंग में जो कटिंग फोर्स होता है स्टार्टिंग में बहुत स्लो 0 होता है और बाद में बढ़ता जाता है एंड में, और यहाँ पर थोड़ा कम होता है, स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है और बाद में कम होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज CNC। देखो ये सबको आता होगा कि CNC मशीन क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, ये CNC होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इट इज न्यूमेरिकल कंट्रोल NC सिस्टम टू यूटिलाइज अ डायरेक्ट dedicated stored program computer to perform some of all the basic numerical control functions। इसने यहाँ पर ये कह दिया कि CNC मशीन होती है, उनके अंदर एक सिस्टम होता है ऑटोमेटिक, उसमें हम कोई भी प्रोग्राम हमने सेट कर दिया। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि सिस्टम डेट यूटिलाइज आर डेडिकेटेड का मतलब एक हमने कोई भी काम हमें करना है उस बेस पे हमने एक क्या करते हैं, स्टोर कर दिया कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद वो परफॉर्म करता है ऑल द बेसिक न्यूमेरिकल कंट्रोल फंक्शंस की मदद से। ठीक है, CNC मशीन में क्या होता है, कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की मदद से हमने कोई फीडिंग दे दी, कुछ भी हमें काम करना है और वही काम वो करता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल NC न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम दैट यूटिलाइज डेडिकेटेड स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर टू परफॉर्म सम और ऑल द बेसिक न्यूमेरिकल कंट्रोल फंक्शंस। ठीक है, देखो रैपिड फोटोटाइपिंग ये जरूर आ सकता है आपको, फोटोटाइपिंग क्या होती है, रैपिड फोटोटाइपिंग। यहाँ पर लिखा हुआ है रैपिड फोटोटाइपिंग इज अ ग्रुप ऑफ टेक्निक्स used to quickly fabricate a scale model of physical art and assembly using 3D और CAD। मतलब यहाँ पर ये कह दिया रैपिड जो फोटोटाइपिंग जो तुम्हारी होती है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि तुम्हारी CAD वगैरह नहीं होती है उसमें काम आती है। ध्यान रखना आपको, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग या ड्राफ्टिंग बोलते हैं, उसमें काम होती है, तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा रैपिड, और ये बहुत कॉस्टली भी होती है रैपिड फोटोटाइपिंग। जितनी भी चाहिए होती है, जैसे बोला ना यूज टू क्विकली फैब्रिकेट अ स्केल मॉडल ऑफ फिजिकल पार्ट असेंबली यूजिंग, जो भी 3D CAD वगैरह बनाते हैं ना, उससे होती है रैपिड फोटोटाइपिंग। आगे समझाऊंगा इसको देखो और अच्छे तरीके से अगर हुआ तो, क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा दे रखा है, इसमें इससे समझ नहीं आएगा आपको क्यों यूज़ करते हैं रैपिड फोटोटाइपिंग, है ना। चलो कोई नहीं, आप नॉर्मल इतना याद रखो कि 3D CAD में यूज़ होती है ये रैपिड फोटोटाइपिंग, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली वगैरह भी होती है। और चलो ठीक है, नॉर्मल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ कटिंग टूल मटेरियल। हमें कटिंग टूल मटेरियल की प्रॉपर्टीज बतानी है। देखो जाहिर सी बात है, टूल किसी को काटेगा तो उसके पास हाई हार्डनेस होनी चाहिए, ये पहली प्रॉपर्टीज हो गई। टफनेस भी उसकी हाई होनी चाहिए, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ वो भी हाई होनी चाहिए कि इम्पैक्ट मतलब झेल सके वो। वियर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को काटेगा तो वो स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए, वरना तो कट जाए अपने आप ही तो फ़ायदा क्या है उससे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है, डिफाइन द टर्म चिप थिकनेस। चिप थिकनेस क्या होता है और चिप रिडक्शन रेशियो क्या होता है, और राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन शियर एंगल, चिप थिकनेस रेशियो एंड रैक एंगल, इसके बीच में रिलेशन भी बताना है। तो अगर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन साफ साफ देखो देख रखा है, tan phi बराबर क्या होता है, r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। ये इसका डेरिवेशन भी है, वो छोड़ो, आप इतना याद रखो बस। रिलेशन की बात करें तो ये आपको याद रखना है कि tan phi अल्फा बराबर r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा, ये होता है इनका रिलेशन, शियर एंगल, चिप थिकनेस रेशियो एंड रैक एंगल के बीच में रिलेशन। और जबकि चिप थिकनेस रेशियो की बात करें तो ये क्या होती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ अनकट चिप थिकनेस टू द चिप थिकनेस। अनकट चिप थिकनेस टू चिप थिकनेस का रेशियो होता है चिप थिकनेस रेशियो, इसको हम कटिंग रेशियो भी बोलते हैं। जबकि चिप रिडक्शन रेशियो क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ चिप थिकनेस रेशियो। ये चिप थिकनेस रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि चिप थिकनेस, देखो अगर चिप थिकनेस रेशियो की बात करें तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हो आप, चिप थिकनेस अपॉन चिप, देखो अनकट चिप थिकनेस अपॉन चिप थिकनेस लिख सकते हो। जबकि उल्टा अगर इसको कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिप थिकनेस अपॉन चिप थिकनेस, अनकट चिप थिकनेस, उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, इसको हम कंप्रेशन रेशियो बोलते हैं, इसको कटिंग रेशियो बोलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है।
चलो ये तो हमारे सेकेंड यूनिट का जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए। अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी ग्राइंडिंग और सुपर फिनिशिंग। ये क्या होता है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं और सुपर फिनिशिंग क्या होता है, इसके बीच में जो भी क्वेश्चन हैं वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील वियर। उनको बताने कौन कौन से टाइप के ग्राइंडिंग व्हील वियर होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, एट्रिटियस वियर होता है एक, जो ग्रेन फ्रैक्चर हो जाते हैं हमारे, उस वो वाला भी वियर होता है, बॉन्ड फ्रैक्चर। ये सब क्या है, टाइप हैं ग्राइंडिंग व्हील वियर के। तो सिंपल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेंशन 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। हमको 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर बताने हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में। देखो पहला क्या है ग्राइंडिंग व्हील में, कि सरफेस फिनिश अच्छी करता है ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, और मेटल रिमूवल रेट और मटेरियल और व्हील स्पीड क्या है उस पर फैक्टर पे डिपेंड करता है ये सब ग्राइंडिंग व्हील। आई होप आपको समझ आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ, यहाँ पर पूछा गया है कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जब हम ग्राइंडिंग व्हील की सिलेक्शन करते हैं, कौन सा ग्राइंडिंग व्हील हमें लेना है, कौन सा ग्राइंडिंग व्हील नहीं लेना है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स देखते हैं हम, सबसे पहले सरफेस फिनिशिंग देखते हैं, क्या है उसकी सरफेस फिनिशिंग कैसी होगी, मतलब उससे है ना, मेटल रिमूवल रेट क्या है उसका ग्राइंडिंग व्हील का जब हम सिलेक्शन करते हैं ना, वो चीज़, व्हील की स्पीड क्या है, मटेरियल कौन सा यूज हुआ है व्हील बनाने में। तो इन सब की मदद से ये सारे फैक्टर उसके बाद हम डिसाइड कर पाते हैं कौन सा ग्राइंडिंग व्हील हम लें। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है बस सिंपल सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स यूजिंग इन ग्राइंडिंग व्हील। कौन कौन से टाइप के बॉन्ड यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में। देखो वेट्रीफाइड बॉन्ड यूज़ करते हैं, सिलिकेट बॉन्ड यूज़ करते हैं, सेलिक बॉन्ड यूज़ करते हैं, रबर बॉन्ड यूज़ करते हैं और रेजिनॉइड बॉन्ड यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, आपको रटना है, देख लेना आप एक बार। व्हाट इज एन एब्रेसिव। अब एब्रेसिव क्या होता है, व्हाट आर टाइप, इसके टाइप्स कौन से होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो एब्रेसिव क्या होता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एब्रेसिव व्हील भी बोलते हैं हम, है ना। तो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं जिसकी मदद से हम मेटल को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इट इज अ सबस्टेंस दैट आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑपरेशन। ऐसा सबस्टेंस होता है जिसकी वजह से हम ग्राइंडिंग करते हैं और पॉलिशिंग ऑपरेशन करते हैं, वो एब्रेसिव की मदद से ही करते हैं। तो ये यहाँ पे डेफिनेशन होगी। इसके टाइप की अगर बात करें तो क्या है, नेचुरल एब्रेसिव और आर्टिफिशियल एब्रेसिव, 2 टाइप के एब्रेसिव होते हैं। और करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो क्या है, एब्रेसिव हैव गुड फेविबिलिटी, एबिलिटी टू फ्रैक्चर इजीली अंडर प्रेशर। मतलब इनके अंदर क्या होती है, देखो एबिलिटी होती है कि फ्रैक्चर कर सकते हैं इजीली अंडर प्रेशर के दौरान, ठीक है। और क्या, दे हैव हाई हार्डनेस एंड टफनेस, के पास हार्डनेस भी हाई होती है, टफनेस भी हाई होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि राइट डाउन द नेम ऑफ नेचुरल एब्रेसिव। हमें नाम बताना है कि नेचुरल एब्रेसिव का नाम क्या है। देखो दोस्तों, सैंडस्टोन ये भी नेचुरल एब्रेसिव अपना, एमरी ये भी नेचुरल एब्रेसिव है, और क्या है करंडम हो गया, डायमंड्स हो गए, ये सब क्या है नेचुरल एब्रेसिव है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ सम आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो छोटे आर्टिफिशियल एब्रेसिव का एग्जांपल देना है हमें, कौन कौन से आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं उनके एग्जांपल देना है। देखो आर्टिफिशियल एब्रेसिव कौन से होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड SiC बोलते हैं इसको हम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, बोरॉन कार्बाइड हो गया, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड हो गया, ये सब क्या है कुछ आर्टिफिशियल एब्रेसिव के नाम हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, डिफाइन द टर्म ग्राइंडिंग क्या होती है और लोडिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ये क्या है, इन दोनों को डिफाइन करना है। देखो ग्राइंडिंग ऑफ व्हील क्या होता है, द शार्प कटिंग पॉइंट ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स इन द व्हील बिकम डल आफ्टर सम यूज विच रिजल्ट इन द व्हील फेस बिकमिंग स्मूथ। ये कहना चाह रहा है जो भी हमारा कटिंग पॉइंट होते हैं एब्रेसिव ग्रेन के, तो जब हम काम करते रहते तो थोड़ा डल पड़ जाते हैं, है ना। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो भी तुम्हारा व्हील फेस है वो क्या है स्मूथ हो जाता है, इतना पैना नहीं रह जाता है ना। तो उसमें क्या है, सच अ व्हील इंस्टेड ऑफ बाइटिंग इनटू द वर्क मटेरियल गिव अ रबिंग एक्शन। तो उसकी मदद से क्या करते हैं, जैसे कोई भी शार्प चीज़ है, हमारा एब्रेसिव ग्रेन है, शार्प है, स्टार्टिंग में बहुत पैना है, अब हम जब काम करते रहेंगे तो स्मूथ हो जाएगा, वो घिस जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, रबिंग एक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब जो काम करना चाहिए वो नहीं हुआ, रबिंग एक्शन होने लगेगा। तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं ग्लेंचिंग।
ठीक है। स्टार्टिंग में अच्छा सा होता है, फिर धीरे धीरे वो टूल बेकार होता चला जाता है, स्मूथ हो जाता है, उसके बाद उसमें रबिंग एक्शन होने लगता है, उसी को बोलते हैं हम ब्लांचिंग। लोडिंग ऑफ व्हील क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ ग्राइंडिंग व्हील व्हेन पार्टिकल्स ऑफ वर्कपीस मटेरियल either adhere to the grids become embedded in the space between the abrasive grid। पता नहीं ये क्या बोल दिया इन्होंने कि लोडिंग ऑफ व्हील कि इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ ग्राइंडिंग, ये ऐसी व्हील स्टेट ऑफ ग्राइंडिंग व्हील when particles of workpiece material either adhere to the grids or become embedded in the space between abrasive grain और grinding wheel। तो एब्रेसिव ग्रेन और ग्राइंडिंग व्हील के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके अंदर जो भी चले डालते हैं हम लोग, है ना, उसे बोलते हैं हम लोडिंग ऑफ व्हील। चलो ये कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, आप अब लोग पढ़ना और उसको समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ड्रेसिंग एंड ट्यूरिंग। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? देखो, ड्रेसिंग ऑफ व्हील इज डन रिकवर प्रॉपर कटिंग ऑफ एक्शन ऑफ व्हील फेस, जबकि ट्यूरिंग में क्या होता है? ट्यूरिंग इज ऑपरेशन ऑफ रीजनरेशन द रिक्वायर्ड ज्योमेट्री ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। आई होप आपको समझ आ गया, सिंपल है ये तो बिल्कुल। तो ड्रेसिंग रिमूव द लोडिंग ऑफ व्हील, ड्रेसिंग रिमूव करता है लोडिंग व्हील को, और जबकि ट्यूरिंग इज डन टू मेक द फेरी ऑफ द व्हील कॉन्स्ट्रिक्ट विद द एक्सेस। फेरी का मतलब क्या था? देखो ऐसे कोई सर्किल सा बना है, तो इसकी जो किनारा ना होता है इसको बोलते हैं हम फेरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखो कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्यूरिंग। ट्यूरिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, ट्यूरिंग अलाउ एक्यूरेट एंड प्रिसीज मोशन बिटवीन व्हील एंड वर्कपीस। तो वर्कपीस और व्हील के बीच में जो भी मोशन होता है बिल्कुल प्रिसाइज मोशन, एग्जैक्ट मतलब बोलते हैं ना, उसको अलाउ करती है। इट आल्सो गिव गुड सरफेस फिनिश, और ये क्या कहते हैं? गुड सरफेस फिनिश भी देती है। इट इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ व्हील की शार्पनेस को भी बढ़ाती है। ये इंपॉर्टेंस होती है ट्यूरिंग की, ठीक है। लैपिंग क्या होता है? देखो लैपिंग तो आपको पता होगा पहले से ही कि लैपिंग इज द बेसिकली एन एब्रेसिव प्रोसेस। ये भी एब्रेसिव प्रोसेस होता है इन विच लूज एब्रेसिव फंक्शन एज कटिंग पॉइंट फाइटिंग मोमेंट्री सपोर्ट फ्रॉम लैप्स, ठीक है। चलो सेंटरलेस ग्राइंडिंग, अगर आपको नहीं पता तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप देखना सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या होती है। तो यहाँ पर क्या है कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड रेगुलेटिंग व्हील। इसमें पता है क्या होता है सेंटरलेस ग्राइंडिंग में कि एक हमारे पास मतलब मूवमेंट करने वाला व्हील होता है रेगुलेटिंग व्हील, दूसरा क्या होता है? ग्राइंडिंग व्हील होता है। इन दोनों कॉम्बिनेशन होता है सेंटरलेस ग्राइंडिंग में। तो इसमें क्या होता है? थस सेंटरलेस ग्राइंडिंग डज नॉट रिक्वायर सेंटर होल्स और फिक्सचर्स, इसलिए उसको फिक्सचर की जरूरत नहीं होती है, होल्स की जरूरत नहीं होती है होल्डिंग द वर्क पीस को होल्ड करने के लिए। सेंटरलेस ग्राइंडिंग इज अ पॉपुलर एज अ हाई स्पीड लो कॉस्ट ऑपरेशन। बहुत कम कॉस्ट पे हाई स्पीड देता है सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है इसमें कि कॉम्बिनेशन होता है ग्राइंडिंग व्हील का और रेगुलेटिंग व्हील का, और इसमें हमें कोई फिक्सचर होल्स वगैरह कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती सेंटरलेस ग्राइंडिंग। चलो अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ग्राइंडेबिलिटी। तो ग्राइंडेबिलिटी क्या होती है? ग्राइंडेबिलिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच द मेटल कैन बी रिमूव्ड। ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से मेटल आसानी से रिमूव हो जाता है। दैट इज द रिमूवल ऑफ मेटल शुड बी डन एज रैपिडली एज पॉसिबल कंसिस्टेंट विद लेस व्हील वियर। इसमें देखो व्हील का वियर भी कम होता है, व्हील टूट ना जाए ये जो है ना, और बहुत आसानी से मेटल रिमूव भी हो जाता है ग्राइंडेबिलिटी की मदद से। फ्री ऑफ ग्राइंडिंग, क्रैक्स, बम्प्स, सिक्कर, गुड सरफेस फिनिश भी अच्छी होती है, ये सब यहाँ पर दे रखते हैं। चलो हमने 2 यूनिट अभी तक खत्म कर दी। मुझे पता थोड़ा जल्दी बोला तो कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करो, वीडियो बनना लंबी हो जाएगी, एक बार मुझे कंप्लीट करना है। देखो नेक्स्ट यूनिट की तरफ अगर हम बात करें, नेक्स्ट यूनिट क्या है हमारी कि मेटल जॉइनिंग वेल्डिंग, है ना, मेटल जॉइनिंग या फिर वेल्डिंग बोलते हैं सिंपल इसको हम लोग। तो इसके बेस पे क्या क्या है देखो, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके पास कॉन्टेंट वगैरह नहीं है वो देख सकें यहाँ से और अपनी स्टडी कर सकें। चलो नेक्स्ट कुछ पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय वेल्डिंग। वेल्डिंग से तुम क्या समझते हो? देखो
वेल्डिंग बच्चों को पता होगा वेल्डिंग क्या होता है, कि दो मेटल होते हैं उसको ज्वाइन करने के लिए हम वेल्डिंग का उपयोग करते हैं, और इसमें मेटलर्जी कुछ कंडीशंस भी होती है, ये सब वेल्डिंग होती है। चलो फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो वेल्डिंग इज अ प्रोसेस बाय विच दो मटेरियल, ठीक है, यूजुअली मेटल्स, ज़्यादातर हम मेटल्स लेते हैं, आर परमानेंटली ज्वाइन टुगेदर, दोनों को हम ज्वाइन करते हैं परमानेंटली बाय कोहेरेसेंस की मदद से, विच इज़ इंड्यूस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, जो किसकी वजह से इंड्यूस होता है, टेम्परेचर प्रेशर और मेटलर्जी कंडीशंस की वजह से जो भी इंड्यूस करते हैं हम कोहेरेंस, उसकी वजह से दो मेटल को हम ज्वाइन करते हैं, इसको बोलते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या है हमारा। एंड इज द वेरियस डिफेक्ट ड्यूरिंग वेल्डिंग, हमें केवल नेम बताने हैं कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं। इनसफिशिएंट फ्यूजन, ये एक डिफेक्ट हो गया। दूसरा डिफेक्ट क्या हो गया, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन और पोरोसिटी, डिस्टॉर्शन, क्रैकिंग, ये सब क्या डिफेक्ट आते हैं वेल्डिंग के दौरान, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो ये सब डिफेक्ट आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैस कटिंग। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है। देखो गैस कटिंग का प्रिंसिपल क्या क्या है, तो द प्रिंसिपल ऑफ गैस कटिंग इज द ऑक्सीजन that the oxygen has a strong affinity for iron and steel at the elevated temperatures. At high temperature oxygen form iron oxide, तो हाई टेम्परेचर में क्या बनाती है, ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड को बनाती है, इसको हम रस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है, आयरन के साथ। विच हैज लो मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसके पास लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, एंड हाई टेम्परेचर इट मेल्ट्स आउट एंड मेटल इज कट, ठीक है। आपको समझ नहीं आया ना, कोई बात नहीं, सुनो। इसमें क्या होता है, एक देखो, द प्रिंसिपल ऑफ गैस कटिंग इज दैट द ऑक्सीजन हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर आयरन, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, एंड स्टील एलिवेटेड टेम्परेचर्स। आपने देखो गैस कटिंग देखी, गैस कटिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो इसमें ज़्यादा समझने को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाया नहीं गया है, बट मैं समझाता हूँ। चलो इसको छोड़ो, आप पढ़ना, आगे समझाऊंगा इसको, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, टाइम लगेगा इसको समझाने के लिए, अगर अभी चलो छोड़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखो अच्छी तरीके से पढ़ लेना, सिंपल सा पढ़ लेना, आपको समझ आएगा, अगर समझ नहीं आता तो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 3 मेन डिफरेंस बिटवीन टिक एंड मिग। हमें बताना है TIG टिक और मिग के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो ये एग्जाम बहुत पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि व्हाट इज टिक एंड मिग, क्या होता है। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसको बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो ये इसमें क्या होता है, टिक में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, यहाँ पर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, एक फास्ट प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है। टिक वेल्डिंग रिक्वायर स्किल्ड ऑपरेटर, इसको स्किल्ड ऑपरेटर ही चला सकते हैं, जबकि इसको कोई भी चला सकता है, स्किल्ड ऑपरेटर ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात है। अब हमें बताना है न्यूट्रल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोनाइजिंग क्या होता है, कैसी ये फ्लेम कौन सी होती है, न्यूट्रल फ्लेम कब क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोनाइजिंग। देखो न्यूट्रल फ्लेम जो होती है, इट हैज इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलेन, इट हैज इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलेन, इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी में होती है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, इट हैज मोर ऑक्सीजन देन एसिटिलेन, एसिटिलेन से ज़्यादा ऑक्सीजन होता है जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम निकलती है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, इट हैज मोर एसिटिलाइन देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा एसिटिलीन होती है, जबकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, इसमें दोनों इक्वल होती है। इट इज हिसी एंड लिटिल स्मोक, इसमें हिसी होती है और कम स्मोक निकलता है न्यूट्रल फ्लेम में, जबकि इट हैज स्मोकी एंड क्वाइट फ्लेम, बहुत शांत सी फ्लेम होती है, लेकिन स्मोक बहुत ज़्यादा स्मोक पड़ती है, धुआं बोलते हैं इसमें। इट हैज नॉइसी एंड नो स्मोक, ये नॉइसी जो करती है, आवाज़ करती है, पर स्मोक नहीं होती है इसके अंदर। जबकि हम न्यूट्रल फ्लेम की बात करें, न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, इट इज़ यूज टू वेल्ड लो कार्बन स्टील, कहाँ पर यूज़ होती है, लो कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए। जबकि जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, इट इज यूज टू वेल्ड मीडियम कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को। कार्बोनाइजिंग फ्लेम, इसमें क्या होता है, इट इज यूज टू वेल्ड ऑक्सीजन कॉपर एलॉय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम यूज इन गैस वेल्डिंग। कौन सी फ्लेम को यूज़ करते हैं, तो 3 फ्लेम अभी आपको ऊपर बताई थी, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोनाइजिंग फ्लेम, इन्हीं का यूज़ करते हैं हम।
गैस वेल्डिंग में। चलो व्हाट इज एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, ये क्या होती है ये भी देख लो। इसमें क्या होता है कि द आर्क इज बिटवीन टू टंगस्टन एंड कार्बन इलेक्ट्रोड्स, thus the work is not part of electrical circuit। तो यहाँ पे लिखा है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग व्हिच यूज एन आर्क शेल्डिंग एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर बोला गया है कि आपको एक ऐसी टाइप वेल्डिंग होती है ये जहाँ पर विच यूज इन एन आर्क इन शेल्डिंग एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये थोड़ा सा कम समझ आ रहा है, मेरे को भी थोड़ा कम समझ आ रहा है, तो कोई नहीं, आप कोशिश करो, हम लोग मिलके कोशिश करते हैं। क्या है देखो कि एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग, ऐसी टाइप की वेल्डिंग होती है विच यूज एन आर्क, इसमें हम किसका यूज करते हैं, आर्क का, इन अ शेल्डिंग एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन, ये एटमॉस्फेयर होता है हाइड्रोजन का। द आर्क इज बिटवीन टू टंगस्टन एंड कार्बाइड, और जो आर्क जो होता है ना, आर्क इस तरीके से वो आर्क होता है, तो टंगस्टन और कार्बाइड के कार्बन इलेक्ट्रोड पार्ट हो जाता है। तो चलो ये इसको कैंसिल करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करना, वरना मैं भी देखूंगा इसको कहीं ना कहीं, समझने के बाद देखूंगा, आपको बता पाया तो बताऊंगा, वरना आप लोग पढ़ लेना इसको, स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या होता है, इनके एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं वो बताने हैं आपको। तो ये बहुत सिंपल है, क्या है, यूज इन वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग का। कहाँ पर, एरोस्पेस में, इलेक्ट्रिकल मशीनिंग में, मेडिकल में, माइनिंग में, ट्रिपिंग में, मिलिट्री में, और बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग का। एप्लीकेशन तो बताने हैं हमें बस। यूज इन ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, टू जॉइन द स्टीयरिंग कॉलम्स एंड एक्सल एग्जॉस्ट वाल्व, सबको जॉइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज मीन बाय ब्रेजिंग, तो ब्रेजिंग आ गई यहाँ पर। ब्रेजिंग का मतलब क्या होता है, और हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम सोल्डरिंग, सोल्डरिंग से कैसे डिफरेंट होती है। देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल पीसेस हीटेड सुटेबल टेम्परेचर बाय यूज ऑफ दैट मेटल एंड लिक्विड अबाउट 40 डिग्री। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ब्रेजिंग होती है, ये क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू मेटल, दो मेटल पीसेस को हम जॉइन करते हैं जो कि हीट किए जाते हैं सूटेबल टेम्परेचर्स पे बाय यूजिंग फिलर्स। फिलर्स का यूज़ करते हैं उसमें मेटल हैविंग लिक्विड्स अबाउट 427 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, है ना, एंड बिलो द सॉलिड टेम्परेचर ऑफ द बेस मेटल। चलो आपको समझ आ गया हो वेल्डिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डिफरेंस है यहाँ पर सॉलिडिंग और ब्रेजिंग, डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर रॉड, जो फिलर रॉड का यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें इज लोअर देन 427 डिग्री से कम होता है। यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर रॉड इज ग्रेटर देन 427 डिग्री, यहाँ पर लिखा था 427 डिग्री से एबव यूज़ करते हैं हम फिलर रॉड का। यहाँ पर सॉलिडिंग जस्ट जॉइंट इज वीकर देन स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ में कमजोर होता है, जबकि ये स्ट्रांग होता है स्ट्रेंथ में। अब हम बात करते हैं आर्क ब्लो क्या होता है, कि आर्क ब्लो इज यूजुअली अनवांटेड डिफ्लेक्शन, जो हमें नहीं चाहिए वो डिफ्लेक्शन होता है ऑफ द आर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के टाइम जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं उसकी वजह से अनवांटेड डिफ्लेक्शन होता है, उसको बोलते हैं आर्क। हेजिज वेल्डिंग ये क्या होते हैं, देखो, the region of parent metal which has undergone a metallurgical change because the thermal cycle is known as heat effective zone। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो रीजन है ऑफ द पेरेंट मेटल का विच हैज अंडरगोन अ मेटलर्जी चेंज, एक मेटलर्जी चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, किसकी वजह से, थर्मल साइकिल की वजह से, उसी को बोलते हैं हीट इफेक्टिव चेंज। और सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हेज की फुल फॉर्म क्या है, बार ये पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय हेज, हेज स्टैंड फॉर, तो आपको याद रखना है हीट इफेक्टिव चेंज। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग ये क्या होती है, देखो, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग, ये भी आर्क वेल्डिंग होती है, वेयर इन द फ्लोरेसेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय मोल्टन स्लैग व्हिच मेल्ट द फिलर मेटल्स एंड सरफेस of the work with welded electroslag welding is quite similar to the vertical submerged arc welding। क्या बोल दिया इन्होंने, ये इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग, ये भी एक आर्क वेल्डिंग होती है, वेयर यहाँ पर क्या होता है, द कोलरेसेंस, यानी कि जब वेल्डिंग करते हैं जो कोलरेसेंस होता है इज प्रोड्यूस बाय, जो बनता है किससे बनता है, मोल्टन स्लैग से, विच मेल्ट द फिलर,
तो फिलर को भी मेल्ट कर देता है मेटल को, एंड द सरफेस ऑफ द वर्क टू बी वेल्ड हो जाता है। ये किसके सिमिलर होती है? ये वर्टिकल समवर्ज आर्क वेल्डिंग की तरह होती है, ये भी इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। देखो लास्ट यूनिट है हमारी अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। ये क्या होती है? देखो व्हाट आर द कंट्रोलिंग पैरामीटर्स ऑफ एजीएम। एजीएम के कंट्रोलिंग पैरामीटर कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर है एब्रेसिव पार्टिकल्स की, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, वर्क मटेरियल और सेट ऑफ डिस्टेंस, ये क्या है कंट्रोल करते हैं एजीएम को, ठीक है। एब्रेसिव जेट मशीनिंग बोलते हैं एजीएम को हम लोग। वाई एब्रेसिव इज नॉट रिसाइकिल्ड इन एजीएम। एब्रेसिव जेट मशीनिंग में एब्रेसिव जो पार्टिकल्स होते हैं उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रेन्स बिकम फ्रैक्चर्ड। क्योंकि जो एब्रेसिव जो ग्रेन्स होते हैं वो फ्रैक्चर हो जाते हैं, जल जाते हैं या फिर कंटामिनेटेड हो जाते हैं, इसीलिए हम दोबारा से उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ एजीएम। एजीएम की कौन कौन सी एप्लीकेशन वो बतानी है आपको। रिमूविंग फ्लास्क रिमूव करता है, पार्टिंग लाइन्स फ्रॉम इंजेक्शन मोल्ड पार्ट्स, और क्या है डीबगिंग, पॉलिशिंग प्लास्टिक, नायलॉन, टेफ्लॉन कंपोनेंट्स, ये सब का एप्लीकेशंस है। प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी सरफेस, रिमूव ग्लू, पेंट फ्रॉम द पेंटिंग एंड लेदर ऑब्जेक्ट्स, ये सब क्या है एप्लीकेशन है एजीएम के, यानी कि एब्रेसिव पेंटिंग। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ यूएसएम। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? इसमें एकॉस्टिक हेड होता है, फीडिंग यूनिट होती है इसकी, ठीक है, एब्रेसिव स्लैरी होता है, पंप यूनिट एंड वर्क टेबल। अगर आपको सब मशीनिंग समझनी है ना, यूएसएम क्या होता है, एब्रेसिव जेट मशीनिंग क्या होता है, ये सब की मैंने वीडियो एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कौन कौन सी होती है, आप वहाँ जाके वो सब देख सकते हो। पहले से अच्छे तरीके से समझाया मैंने। चलो यहाँ पर देखते हैं व्हाट आर द पर्पस ऑफ यूजिंग एब्रेसिव स्लैरी इन यूएसएम। एब्रेसिव स्लैरी का क्यों यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में, क्या पर्पस होता है उसका? वो टू कैरी द एब्रेसिव टू द मशीन जोन, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं मशीन जोन तक ले जाने के लिए हम एब्रेसिव स्लैरी का यूज़ करते हैं। और टू टेक अवे द वियर पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए, दूर ले जाने के लिए एब्रेसिव स्लैरी का यूज़ करते हैं। टू कूल द टूल एंड द वर्कपीस को और टूल को कूल करने के लिए यूज़ करते हैं एब्रेसिव स्लैरी का हम लोग। यहाँ पूछा गया है एक्सप्लेन द मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। यहाँ पर हमको बताया गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन में कैसे हम मटेरियल को रिमूव करते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, इसको मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो देखना चाहते हो तो मैं इसमें प्लेलिस्ट डाल दूँगा उसकी, अब वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको समझाने में, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग को क्या प्रोसेस होती है। चलो शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है व्हाट आर द पर्पस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज्ड इन ईडीएम। ईडीएम में क्यों यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज मशीनिंग में? यहाँ क्या होता है, टू एक्ट एज कूलेंट का कूलेंट की तरह एक्ट करते हैं ये लोग ईडीएम में, है ना। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड किसके बीच में, टूल और वर्कपीस के बीच में, टू प्रिवेंट द आर्किंग से बच सकें उसके लिए कूलेंट का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। टू सर्व एज अ कंडक्टिंग मीडियम आयोनाइजिंग एंड कन्वे स्पार्क, ठीक है। और क्या है, टू एक्ट एज कूलेंट, ये तो बता ही दिया, पंचिंग स्पार्क में, मतलब आपको याद रखना है बस, टूल और वर्कपीस के बीच में उनमें आर्किंग ना हो जाए, उस वजह से हम डाइलेक्ट्रिक जो फ्लूइड होते हैं उसको एज ए कूलेंट यूज करते हैं ईडीएम। सिंपल सी बात आपको याद रखना। और इसमें क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ईडीएम। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? इसमें कैथोड टूल होता है, एनोड वर्कपीस भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, टूल वर्क कैप भी होता है, ये सब क्या होता है, ठीक है। ये एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के अंदर। तो आपको मैं ये चलो छोड़ो, ये आप देख लेना अच्छे तरीके से कैसे करते हैं। यहाँ अगर डायग्राम होता ना तो अभी मैं आपको बताया था, यहाँ पर हम एनोड लेते हैं, यहाँ पर हम कैथोड लेते हैं, और ये बॉक्स होता है इधर बीच में, और इसमें हम डिप करते हैं। इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का यूज़ करते हैं। देखो मैंने समझाया, आप वहाँ पे अच्छे तरीके से देखना, आपको और समझ आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसके बारे में हमको बताना है। क्या है, इट कैरी अवे द हीट ऑफ रिएक्शन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ये वेस्ट प्रोडक्ट और हीट को अवे दूर करता है इलेक्ट्रोलाइट। इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट को भी कंप्लीट करता है। अलाउ लार्ज करंट टू पास,
लार्ज करंट पास हो सके ताकि, ठीक है। इट हेल्प द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टू द टेक प्लेस। तो अब लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास, क्या है, राइट डाउन द प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसीडिंग। ईबीएम में क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? वो बीम करंट होता है, पल्स ड्यूरेशन होता है, लेंस करंट होता है और बीम डिफ्लेक्शन सिंबल्स, ये होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।